हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। आज हम अपने उत्तराखंड देवभूमि में अपने गांव में आ रखे हैं और आज का पॉडकास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंट है और आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। मेरे साथ हैं आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गांव की समिति है, ग्राम्य विकास समिति, श्री नागराजा देवता ग्राम्य विकास समिति, उसके अध्यक्ष महोदय जी श्री सुंदरलाल सेमवाल जी हैं और साथ में पॉडकास्ट में हैं हमारे मंदिर समिति के भवन प्रबंधक जी और हमारे चाचा जी हैं श्री वासुदेव सेमवाल जी, एक्स आर्मी और अभी गांव में अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो इन और हमारे दादाजी भी अपना बिजनेस चलाते हैं और सालों का एक्सपीरियंस है। बहुत सी समितियां देहरादून में उसमें भी ये अधिकारी और किसी न किसी पद पर रहे हैं। तो आज हम लोगों को इनका एक्सपीरियंस, इनके जो विचार होंगे आज के जो टॉपिक है हम जानने वाले हैं और हम लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो पहला सवाल मैं हमारे अध्यक्ष मोदी जी से यही पूछूंगा कि इनकी जो अभी तक जीवन रहा है, गांव में रहे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई काम धंधे के लिए शहर में गए, तो एक जनरेशन इन्होंने, एक या दो जनरेशन देखी हैं, तो क्या बदलाव इन्होंने महसूस किए और क्या चीज़ें इनके हिसाब से हम लोग चेंज ला सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बताएं। धन्यवाद सुभाष सेमवाल जी, आपके चैनल का। सबसे पहले आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं अवश्य जानकारी दूंगा जितना मेरे को जानकारी है। मैं यहीं गांव मंजाड़ी में ही पैदा हुआ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1956। इस समय 70 ईयर्स में रन कर रहा हूँ। मैं 5वीं क्लास तक यहीं अपने ग्राम मंजाड़ी के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद देहरादून गया, वहाँ आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद मैंने बिजनेस शुरू किया और आज सब कुछ ठीक चल रहा है। अपने काम में भी कामयाब रहा और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी पूजा पाठ होती है गांव में, बराबर आता हूं और जो भी मेरे से हो सकता है प्रयास वो करता हूं और जीवन भर करता रहूँगा। दूसरी बात, जो पलायन की बात भी है, गांव में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। खेती है लेकिन उसमें जितना भी प्रयास किया जाता है, जितना काम किया जाता है, जितना शक्ति अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, उतना कुछ पैदा होता नहीं है। इस वजह से अधिकतर हमारे ग्रामवासी पूरे ही गांवों से शहर जा कर के पलायन करने पर मजबूर हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ गांवों में कोई ऐसा बड़ा ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, और हैं भी तो दूर दूर हैं, वहाँ आना जाना मुश्किल होता है जी। इसलिए जो है अधिकतर अपने बच्चों को लेकर के बड़े बड़े शहरों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में कामयाब हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे भी अब गांव में नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर जो उनको सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिलती, पढ़ाई की हो, स्वास्थ्य की हो। इसलिए कुछ बुजुर्ग रह गए हैं गांव में जो अपने पुराने घर को नहीं छोड़ना चाहते जी, अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहते, और उनका यही अपने बच्चों से भी होता है कि आप आओ बराबर गांव में, और जो भी हमारे पूजा पाठ होते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें अवश्य आते हैं हमारे गांव में और काफ़ी आयोजन होता है। यही मेरा आपसे कहना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ जानने को अब आपकी लाइफ से अभी तक पता चला आपके बारे में और पलायन के विषय में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पलायन। अब इसी पलायन के विषय में मैं हमारे चाचा जी वासुदेव सेमवाल जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि चाचा जी आर्मी से रिटायर्ड होके अपना बच्चों की पढ़ाई भी करवा रहे हैं, शहर में मकान भी है, फिर भी इन्होंने गांव में व्यवसाय चला रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं
और आपको पता ही है फौजी तो वैसे भी कर्मठ होते हैं और काम करने में कभी झिझकते नहीं है, पर फिर भी एक सोच तो होती है कि आफ्टर रिटायरमेंट आदमी सोचता है कि चलो जैसे बच्चों की शादी हो गई तो अब रिलैक्स करते हैं कुछ अपने बच्चों के आसपास ही। पर चाचा जी का क्या है कि अपना व्यवसाय चला रहे हैं और एक रोल मॉडल की तरह बाकी लोगों के या बाकी यंग जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो चाचा जी से ही पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि पलायन करना ही मजबूरी बन गया है या पलायन को रोका भी जा सकता है, या इस विषय में चाचा जी विस्तार से बता सकते हैं अपने विचार। धन्यवाद सुभाष समवाल जी, आपके YouTube चैनल पर आपने मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद। और आपने जो मेरे से एक अनुभव लेना चाहा कि आप एक पूर्व सैनिक होने के नाते भी आपके बच्चे, आपका मकान शहर में है लेकिन आप फिर भी जो है इस अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले पलायन सिर्फ रोजगार के लिए होता था। जेंट्स मतलब मर्द आदमी जो है अपने रोजगार के लिए जो है बाहर जाता था और उनके बच्चे जो है गांव में रहते थे। तो ये गांव कहीं का भी गांव एकदम खुशहाल रहता था, संपन्न रहता, भरा पूरा रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन होता गया। लोग अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए पलायन करने लगे और आज स्थिति गांवों की ये हो गई है कि जैसे हमारे गांव मंजाड़ी में मतलब 85% घरों में ताले हैं। मतलब 15% भी नहीं है बल्कि 10% जो मकान है उनमें जो है ताले खुले हुए रहते हैं। वो भी कुछ महीनों के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो है अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। पलायन जो है मुख्यतः 3 कारणों से हो रहा है। सबसे पहले रोजगार, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों के खातिर पलायन हो रहा है। लेकिन मैं आज इस अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से इसलिए जुड़ा हूं कि मुझे जो है इस अपनी जन्मभूमि से बहुत ज़्यादा लगाव है। 18 साल फौज में नौकरी करने के बाद मैं अपनी मतलब सेना में 2 नागा रेजिमेंट में 18 साल नौकरी किया और हिंदुस्तान के तकरीबन हर कोनों में रहा, हर जगह रहा। और उसके बाद 2003 में रिटायरमेंट हुआ। तो 2003 से आज 2025 हो गया, मतलब 22 साल मुझे जो है अपने इस मतलब इन गांवों में ही जो है अपना रोजगार करके जो है जैसा भी होगा, भला बुरा ऊंचा नीचा मतलब कम ज्यादा जो भी होगा उसको जो है मैं अपना रोजगार करके जो है, कारण कि मुझे जो है अपनी इस जन्मभूमि से बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे वहाँ जो मैंने आज मतलब प्लेन्स में शहर में जो मकान बनाया, मुझे मतलब 5% भी ठीक नहीं लगता है वहाँ पे। मुझे जो है यही ठीक लगता है और भगवान करे मैं जो है यहीं अपना पूरा समय व्यतीत करूं और अपना जो है यहीं पे भगवान से प्रार्थना ये है कि मेरा रोजगार जो है तब तक जो है जब तक हमारी जिंदगी है तब तक जो है चलता रहे और मैं यहीं पर अपना जो है रोजगार चलाता रहूं और अपना जो है इस जन्मभूमि से ही जो है जुड़ा रहूं। वासुदेव सिंह जी आज भी उपस्थित हैं यहाँ पर इस लाइव कार्यक्रम में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना लगाव क्यों है अपनी जन्मभूमि से, अपने गांव से? जी चाचा जी, आपने मुझे काफी कठिन सवाल पूछा है कि आपको इस अपनी जन्मभूमि से इतना ज्यादा लगाव क्यों है। शायद लगाव आपको भी होगा, मैं जानता हूँ लगाव है। क्योंकि हर दूसरे या तीसरे महीने में आपको जो है मंझाड़ी में देखता हूँ। आपका भी इस जन्मभूमि से प्यार है, लेकिन आपका व्यवसाय जो है देहरादून में है, इसलिए जो है आप अपने व्यवसाय से ज्यादा जुड़े रहना ही पड़ता है। मेरा व्यवसाय यहाँ पे है। और दूसरी चीज ये है कि लगाव मेरा इस अपनी जन्मभूमि से इसलिए है कि शायद आप भी रहे हैं, आपने बोला कि मैं कक्षा 5 तक जो है यहाँ पढ़ा हूँ,
उसके बाद आप जो है देहरादून शिक्षा के लिए देहरादून चले गए थे। लेकिन मेरा जो है कक्षा 10 तक जो है मैं यही जो है अपने घनियालधार में ही पढ़ा। तो मतलब थोड़ा बहुत परिपक्व हम हो ही गए थे और यहाँ पर जो है बचपन बीता है। सब यादें जो है वो मतलब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जो है जब जो है अपनी जन्मभूमि की छोड़ के जो है कुछ दिन के लिए अगर मैं अपने शहर वाले घर पे जाता हूँ तो मुझे ये यादें जो है फिर वापस खींच ले आती हैं कि नहीं, आपको जो है जैसा भी है यहीं पे जो है अपना काम करना है। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और जो आपने अपनी जीवन शैली बताई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसे व्यवसाय यहाँ पे है, परिवार आपका ऋषिकेश में रहता है जी। और आपने बहुत अच्छा बताया कि बचपन यहाँ बीता है तो लगाव तो है ही। सही में जैसे सबका ही है, जो गांव में जिन्होंने अपना बचपन बिताया उनका लगाव तो होता ही है गांव से। परंतु मैं यही जानना चाहूँगा कि जैसे परिवार वहाँ रहता है तो परिवार से दूर रहने में वो भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, और यहाँ पे व्यवसाय चलाने में किन किन दिक्कतों, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे कंपेयर करते हो? कि जैसे परिवार शिकायत जरूर करता होगा कि आप हमसे दूर रहते हैं, और आप व्यवसाय चलाने में यहाँ पे आपको क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, और परिवार को समझाने में क्या क्या आपको क्या एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे आप? ऐसा है सुभाष जी कि कठिनाइयां तो बहुत हैं, लेकिन फौजी आदमी को एक संघर्ष करना सिखाया जाता है। जी जी जी, वही जानना चाह रहा हूँ। शुरू से जो है उसके अंदर जो एक संघर्ष करने की भावना जगाई जाती है, जो आज हमारे अंदर भी है। मतलब संघर्षी जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। परेशानियां बहुत हैं। मैं अपने आप जो है अपना खाना पकाना, अपने कपड़े धोना, दुकान को भी चलाना, ये सब कुछ मैं अपने आप करता हूं। और मतलब बराबर टाइम टू टाइम, ये नहीं मेरा सुबह का नाश्ता अगर 8:30 बजे होना है तो उस टाइम पे होगा, है नहीं, और दिन का खाना अगर 1-1:30 बजे होना है तो उसी टाइम पे होगा, और होगा पक्का। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो पक्का होगा। तो ये जो है परेशानी है। घर वाले भी जो है मेरे को दबाव डालते हैं कि नहीं आपको, आप क्या इतनी वो है, आपको पेंशन मिल रही है, आप जो है इधर आ जाओ इधर को। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ की अपनी जन्मभूमि से इतना लगाव है कि मैं इसको जो है आसानी से छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। पैशन बन गया आपका वो, जी है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जान के। अध्यक्ष महोदय जी से मैं पूछूंगा कि बहुत एक्सपीरियंस है दाई जी को, और हमारे मार्गदर्शक रहते हैं समिति में। जैसे अभी मैं सचिव के पद पर हूँ, दाई जी अध्यक्ष हैं, चाचा जी भवन प्रबंधक हैं, और हमारे नागराजा देवता जो हमारे इष्ट हैं उनके पसवा भी हैं। तो जिम्मेदारियाँ देखो, ये अतिरिक्त जिम्मेवारियाँ हैं। परिवार की जिम्मेवारी तो सभी लोग निभा ही रहे हैं, जो भी परिपक्व हैं और अपने परिवार की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो सभी लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहते ही हैं। फिर भी समय निकालना, जैसे चाचा जी भी अभी उनका दुकान है, वो दुकान को बढ़ा के यहाँ मंदिर में कार्य करा रहे हैं। दादाजी भी अपना व्यवसाय या बिजनेस है, उसको छोड़ के गांव में आते रहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। तो यही जानना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि ये एक्स्ट्रा जो जिम्मेदारियाँ हैं इनको निभाना, और एक समिति में अपने अध्यक्ष पद के एक्सपीरियंस को आप कैसे लोगों को बताओगे कि गांव में समिति को जोड़े रखना, लोगों के अलग अलग विचार होने के बावजूद एकजुटता बनाए रखना, इनमें कितने चैलेंज, कितने हर्डल, और किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे लोगों को जुड़े रहना चाहिए? अपने विचार थोड़ा बताएं। सुभाष सेमवाल जी, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जो दिल को छू गया मेरे। जिंदगी का बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है जी। बचपन, फिर काम धंधे की जी, उसके बाद पढ़ाई की, फिर बच्चों की चिंता, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनको जॉब मिलेगा, कैसे ये अपने पैरों पर खड़े होंगे। उसके साथ साथ समाज में जो भी कुछ हम कर सकते हैं प्रयास से, उसके लिए भी एक दिल में कोई अलग जगह होती है कि वह मुझे जरूर समाज सेवा भी करनी चाहिए। जी जी। मैं बचपन से ही मेरा मन गांव में लगा रहता है, और ये मंजाड़ी गांव क्योंकि ये हमारा जन्म स्थान है। हमारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि क्या होता है जन्म स्थान। जी। मुझे कुछ बातों का दुख भी है कि मैं यहाँ पर अभी तक अपना घर नहीं बना पाया। इतने वर्ष बीत गए, देहरादून में घर है, बच्चा भी मेरा आर्मी में ही है, अभी अधिकारी है, कर्नल है, कमांड करके आया है, अभी स्टडी लीव पर है 2 साल की।
और बिटिया ये कनाडा में है। मुख्य पद है आपके पास, जी। उसको संभालने में कितनी परेशानियां होती हैं, और लोगों को भी एक आप अपना संदेश दें कि कैसे ग्राम को, अपने एक समिति को चलाए रखना अच्छे तरीके से कैसे होना चाहिए और कैसे आप करते हैं। सुभाष सेमाल जी, ये बहुत कठिन कार्य होता है। कहने को आसान है कि अध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और मैं बहुत सी संस्थाओं में रहा हूँ। जी। बड़ी बड़ी संस्थाओं में रहा हूँ। गढ़वाल भ्रात मंडल संस्था एक हमारी देहरादून की है, जिसमें लगभग 1000 हमारे सदस्य हैं जी। और बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर रहे हैं। तो वहाँ से हमने सीखा है कि किस तरह से कोई बात करता है, किस तरह से सबको मिल करके रखना चाहिए, और यही प्रयास करता हूँ कि भाई सब मिल करके रहें और अपना योगदान दें। उसके लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, तभी सफल हो जाता है व्यक्ति, सफल होता है। अन्यथा बहुत मुश्किल का काम है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना ज्ञान होता है, उसको भी पढ़ना पड़ता है। उस हिसाब से उनके साथ वार्तालाप करके एकजुट होकर के सबको रखने का प्रयास करना पड़ता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो बहुत आसान काम भी है, और जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल काम भी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सब समिति के अधिकारियों को जो भी सहयोग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, सफलतापूर्वक सब कार्य संपन्न होते हैं। तो मेरा अगला सवाल मैं यही जानना चाहूँगा हमारे चाचा जी से कि चाचा जी, क्या आपके विचार में ऐसा नहीं है कि जैसे मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि यहाँ के पढ़े लिखे युवा जो गए हैं उन्होंने अच्छा काम भी किया, अच्छी नौकरियां भी करी हैं, अच्छे पद पर भी रहे हैं। बाकी पहले भी लोग जीवन यहाँ बिता रहे थे, यहाँ खेती भी होती है। बाकी जब हो सकता है अस्पताल के लिए लोगों को दिक्कत होती है, जब तुरंत मेडिकल किसी को ट्रीटमेंट चाहिए तो वो नहीं मिल पाती। फिर भी पढ़ाई का एक ठीक है, लोग अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, शहर में भेज रहे हैं। पर आपके विचार में क्या जो व्यवसाय के लिए है, आजीविका के लिए पलायन हो रहा है, तो वो इतना नेसेसरी है कि वो करना ही मजबूरी है कि आफ्टर रिटायरमेंट या लोग गांव में आके भी कुछ कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं, या कुछ हमने अभी एग्जांपल देखे भी थे चुनाव के टाइम पे कि कुछ अधिकारी भी थे बड़े बड़े जो अपने गांव से प्रधान पद के लिए निर्विरोध भी रहे हैं, और पुलिस के अधिकारी थे, कोई लेडीज थी, उन्होंने सर्विस दे दी है गवर्नमेंट में, या अपना कोई व्यवसाय भी था, फिर भी गाँव को विकास करने के लिए या गाँव को अच्छा बनाने के लिए, तो गाँव में कुछ स्वरोजगार करके पैसे भी कमाए जा सकते हैं, रोजगार भी गांव में बाकी लोगों को दिया जा सकता है, और गांव के भी नाम और विकास हो सकता है। इस विषय में आपका क्या विचार है? हाँ, सुभाष सेमाल जी अच्छा सवाल पूछा है। ये बात सही है कि पलायन रोजगार के लिए सबसे ज्यादा हुआ। रोजगार है भी बहुत जरूरी, जीवन के लिए बहुत जरूरी है भाई, जीवन चलाना है उसके लिए तो रोजगार भी चाहिए। लेकिन एक नेपाल से आया हुआ आदमी हमारे यहाँ बहुत अच्छा धंधा कर सकता है। मतलब हमारी खेती में जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी सब्जी उगा रहा है जी। लेकिन हमारा आदमी जो है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, उस तरफ जाना ही नहीं चाहता है। हमारा आदमी बाहर जाके होटलों में काम कर रहा है, दूसरे के अंडर काम कर रहा है, दूसरे के नीचे दब के काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है अपना जो है खुद का जो है ये स्वरोजगार जो है नहीं कर सकता, जबकि वो कर सकता है। हाँ, इसी काम को जैसे जो है मैं बता रहा हूँ कि नेपाल से आया हुआ आदमी यहाँ पे बहुत अच्छा स्वरोजगार कर रहा है, कमाई भी अच्छी कर रहा है, अच्छे कर रहा है। लेकिन हमारा आदमी इस ओर पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहता है। भाई ये नहीं कहता कि भाई सभी जो है अपने व्यवसाय में, अपने दुकानदारी में ही सफल हो जाएं। कुछ जो है अगर जो है इस तरफ जैसे अपनी खेती बाड़ी बागवानी है, इसमें अगर जो है अपना जो है के लिए कोशिश करे, कुछ प्रयास करे, तो वो आदमी आराम से जो है यहाँ पर सफल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारे लोगों के अंदर यही है कि वो बाहर जाके जो है
कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे जो है अपना स्वरोजगार इत्यादि करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग शर्माते हैं। ये जैसे आपको ये भी सबको पता ही है कि मोदी सरकार गवर्नमेंट तो सब्सिडी भी दे रही है, बहुत सी स्कीमें हैं कि गांव में लोग स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को भी लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और जो जैसा आपने कहा है कि यहाँ पे नेपाली आके करते हैं ये काम, हम लोग तो पता नहीं, ये तो हम लोगों की मनस्थिति या हमारे ऐसे खुद की सोच ऐसी बन गई है कि शहर में जाके 10-15 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, पर गांव में अगर अच्छा, वो तो ऑब्वियसली अच्छा कमाओगे आप अगर अपना स्वरोजगार अच्छे तरीके से करोगे, तो वो नहीं करेंगे। 10-15 हज़ार की नौकरी करके सेटिस्फाई है खाली नाम के लिए। हाँ। और दूसरा एक और भी चीज़ है कि जैसे हम लोग अपनी अपने घर वगैरह, अपनी ज़मीनें दूसरे राज्यों वालों को दे रहे हैं, रसूखदारों को, पैसे वालों को दे के वो यहाँ आके रिजॉर्ट बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं, और हम उसी में बाद में चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं उन्हीं की अपनी उसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब व्यंग्य हो गया हम लोगों के लिए। तो इस विषय में भी थोड़ा आप बताएं कि ऐसा क्या क्या स्कीमें लाती है सरकार गाँव में स्वरोजगार के लिए। हाँ, तो बाजी ये बात ये है कि जब ये कोविड का समय आया था, उस टाइम पे जब जो है जो हमारे लोग थे वो वापस जो है जब अपने गाँव की ओर आए, उन्होंने जो है ये स्वरोजगार करना शुरू कर दिया था। किसी ने जो है मुर्गी पालन, किसी ने मछली पालन, मतलब कई ऐसे धंधे थे जो है इन्होंने जो है इन लोगों ने करना शुरू किया था। जब कोविड खत्म हो गया उसके बाद जो है कुछ लोग तो वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग आज भी जो है उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान ने अगर किसी चीज की ठान ली कि मैंने ये काम करना है, मुझे इसी काम में जो है आगे बढ़ना है, इसी काम को आगे तक लेके जाना है, तो वो जरूर उसमें सफल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो है इच्छा शक्ति की कमी है कि हमारे लोगों के अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं है। आपने जो ये सवाल पूछा कि बाहर से जो है लोग जो है यहाँ पे जो है जमीन खरीद के उस पे रिजॉर्ट बना के उस पे जो है हमारे आदमी जो है चौकीदारी की नौकरी कर लेगा। लेकिन वो ये जो है खुद नहीं सोच रहा है कि अगर मैं खुद अपना यहाँ पे जो है अपनी जगह होते हुए भी वो बेच के जो है दूसरे को दे रहा है, लेकिन अपने आप जो है उस पे जो है ये अच्छा व्यवसाय नहीं करना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी कमी जो है हमारे लोगों के अंदर ये है। आखिरी सवाल रहेगा हमारा, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे आज का युवा है वो गांव के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, उनके विचारों में शहर का जीवन ही अच्छा है, या लोग विदेशों में भी जाके बसने का एक होड़ सी मच गई है कि वहाँ वो अपने लाइफस्टाइल को बहुत और बेहतरीन बनाते हैं। इंडिया को भी मतलब गांव छोड़ो, लोग इंडिया में रहना भी पसंद नहीं कर रहा है आज का युवा। दूसरा कि अगर युवा गांव के प्रति प्रेम नहीं रखेगा तो यहाँ के विकास के बारे में तो क्या ही सोचेगा। दूसरा, जैसे आप समितियों में रहे, कई समिति में आप देखोगे कि ज़्यादातर वृद्ध रिटायर्ड लोग ही रहते हैं, है ना। क्या इसमें युवाओं को आना चाहिए? आपके विचार में आप क्या कहेंगे कि उनको गांव के प्रति, और ऐसी समिति जो विकास करना चाह रही है किसी एरिया का, किसी शहर का, किसी कस्बे का, किसी गांव का, तो युवाओं को आगे आने के लिए या युवाओं के पिछड़े रहने की वजह क्या है, इस विषय में आपके विचार जानना चाहूँगा। युवाओं का विकास कार्यों के प्रति या अपने पूर्वजों के प्रति जो पहले रहता था लगाव, हाँ, पहले के युवा रहते थे। हाँ, पहले के युवा जो भी थे लगाव रहता था, अब वैसा नहीं है। क्योंकि पहले गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। अब उनके माता पिता उत्तराखंड में तो ज़्यादातर हमारे आर्मी में हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी रहे हैं और अभी हैं, प्रेजेंट में भी हैं। अब उनके बच्चे, उनको वैसी शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा तो गांव में मिल नहीं सकती। उसके लिए उनको शहरों में जाना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेज में जाना होगा। दूसरा, इंटर के बाद जो भी आगे बीटेक कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जॉब मिलने की ज़्यादा आसानी रहती है और उनको जॉब मिल भी जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह विदेशों में भी जाते हैं और उनको अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं। अब यहाँ पर गांव में वही लोग हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, या युवा लोग जितने भी हमारे युवा हैं
पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई में पिछड़े रहते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। तो युवा क्यों नहीं पिछड़े आ रह रहा है जाते अध्यक्ष हैं। साहब इस तरफ, मतलब युवा गांव के लिए क्यों नहीं सोचता, समिति में क्यों नहीं जुड़ना चाहता? युवाओं का एक और अपनी समस्या है, एक उम्र होती है। आप आज की तारीख में 20-22 साल तक तो पढ़ाई करते हैं, हायर जो पढ़ाई होती है, उच्च शिक्षा। उसके बाद उनको पैसे की ज़रूरत होती है, जॉब की ज़रूरत होती है। वो जॉब करेंगे या संस्थाओं में आएंगे या उसमें जुड़ेंगे। हमारी भी एक गढ़वाल भ्रात मंडल संस्था है, तो उसमें भी हम प्रत्येक जब भी मीटिंग होती है तो आह्वान करते हैं कि भाई युवा लोग जुड़ो, लेकिन वो अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं कि जी हमने पढ़ाई करनी है, हमने जॉब करना है, हम यहाँ आएंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से तो कुछ मिलना है नहीं संस्थाओं में जुड़ करके। लेकिन फिर भी कुछ उत्साहित रहते हैं कि भाई हम जो हैं जरूर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन वो समय नहीं दे पाते हैं अपनी रोजी रोटी के उसमें, अपने जॉब के उसमें ज़्यादा वो रहते हैं। फिर युवाओं में एक और प्रचलन है आजकल अपने ड्रग्स का, नशा, शराब और दूसरे वो फ्रीली घूम रहे हैं। उनको परिवार के कोई बहुत बड़े बंधन नहीं है, अगर बंधन करते हैं तो आप समझते हैं क्या क्या हो रहा है। ये भी समस्या है युवाओं के प्रति। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि आज का युवा जिम्मेवारियां से भागता है, एक्स्ट्रा जिम्मेवारियां नहीं लेना चाहता? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने अपने मनमौजी जिंदगी जीना हाँ, पसंद मैंने करता है। पहले ही बताया आपको कि वो चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, चाहे युवा हूँ चाहे युवतियाँ हूँ, सब वो अपने मन मर्जी से रहना चाहते हैं, किसी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, माता पिता के उसमें अंडर में नहीं रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या वो है। फिर भी कुछ परिवार हैं जो कि बहुत ही संस्कारिक हैं, उनको अपने संस्कार के साथ चलते हैं, ऐसे भी हैं। इसके अतिरिक्त सभी का एक मन नहीं है, सभी युवा ऐसे नहीं है और सभी युवतियां भी ऐसी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आज ये प्रचलन चल गया है कि विदेश जाओ, पैसे कमाओ, अच्छी लाइफ स्टाइल रहे, अच्छा जूता हो, अच्छे कपड़े हों, महंगी से महंगी गाड़ी हो, इसमें जो है युवा अग्रसर हैं और ज़्यादातर ध्यान उसी पर दे रहे हैं। बहुत अच्छा आज का जो पॉडकास्ट रहा, हमारे जिन विषयों पे हमने चर्चा करी, आम विषय हैं जो सभी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टक करती हैं, लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं। दादाजी के बारे में, हमारे अध्यक्ष महोदय के जीवन के बारे में थोड़ा जानने को मिला, इनके एक्सपीरियंस है जो इस पॉडकास्ट में, इनकी नॉलेज, इनके विचार जानने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष महोदय समय देने के लिए। मॉल जी और हमारे चाचा जी भूतपूर्व सैनिक और अभी भवन प्रबंधक जी, इन्होंने भी हमें आज समय दिया अपना इस पॉडकास्ट में, और आपके विचार, आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे श्रोताओं को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा गांव के विषय में। जो आप लोगों से अभी इस पॉडकास्ट में एक मोरल ऑफ द स्टोरी या पॉडकास्ट का एक मूल अगर मेरे को समझ आया, तो मेन चीज़ पलायन का यही है कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की चीज़ें, रोजगार वगैरह के लिए ही लोग बाहर जा रहे हैं। तो अगर सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर यहीं अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, अच्छा स्कूल हो जाए, ICSE CBSE बोर्ड जो अच्छी तरह की एजुकेशन दे पाए, तो लोग शायद सोचें कि गांव में ही, इधर ही कहीं अपना, गांव में जो पैतृक घर है, जो पैतृक ज़मीनें हैं, वहीं अपना व्यवसाय या बच्चों को रख सकें। और यहाँ पे गाँव में भी थोड़ा जो जानवरों के खतरे हैं वो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, उस तरफ भी ध्यान दें। तो हम सरकार से भी ये अपील करेंगे कि पलायन को अगर रोकना है तो इन जो मूल सुविधाएं हैं वो जनता को देना बहुत ज़रूरी है। अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बना के वहाँ डॉक्टरों की भी अच्छी टीम हो, उनकी टाइम टू टाइम उनकी भी एक निरीक्षण होता रहे, तो ये चीज़ें शायद बदल सकती हैं। तो आज का पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से अपील है कि अगर आपको अच्छा लगते हैं और आज का भी आपका पॉडकास्ट ही अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।